बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में आप शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों हम लोग। चाहे आप इसको सैम्पल पेपर समझ लीजिए, प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए, या इम्पॉर्टेंट पेपर समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका टर्म 2 का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द से मेरा मतलब है कि 2 जून को आपका पेपर होने वाला है। 2 जून 2022 को आपका टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है। इसी के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको क्या करते हैं, सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करवाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, या प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट पेपर समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैंने आपको 2 वीडियो दे दिया है, यानी कि 2 पेपर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरा सैंपल पेपर है, और ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो 2 जून का पेपर होने वाला है ना, उसके लिए टर्म 2 का एग्जाम जो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं देखता हूं बच्चे बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। एवरेज 3 मिनट जाता है, 4 मिनट जाता है, या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं ना देखने के लिए, ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, चाहे ये वीडियो 30 मिनट का हो या 40 मिनट का हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कम से कम 30 मिनट का वीडियो तो आपके लिए जरूर बनाऊं, ताकि एक क्लास टाइप में आप इसको ले सके। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। और एक क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए कि क्या जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका, उसका जो लास्ट टाइम टिप्स वाला जो वीडियो है कि कैसे आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। आपको पता होगा बच्चों, मैंने आपके लिए जियोग्राफी का सीरीज लाया था, जिसके अंदर जियोग्राफी के सैंपल पेपर्स दिए थे, और जो आपका 99% क्वेश्चंस थे ना, वो हमारे ही द्वारा दिए गए सैंपल पेपर में से आए थे टर्म 2 के अंदर। ठीक है, तो उसी तरह से क्या आप चाहते हैं कि मैं एक टिप वाला वीडियो बनाऊं, मतलब टिप्स बताऊं, जिसके अंदर जैसे पॉलिटिकल वगैरह में बताया था आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आएगा तो मैं वो वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, और ये हमारी सैंपल पेपर की सीरीज तो चालू ही रहेगी बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, हिंदी में इसको शारीरिक शिक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है बच्चों, ये 048 होता है, 048, जिसको ये 048 भी आप समझ सकते हैं। इसका जो आपका पेपर होगा बच्चों, ये होगा 2 घंटे का पेपर, और ये जो पेपर होगा आपका फिजिकल एजुकेशन का, ये होगा 35 नंबर का, 35 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, और बोर्ड का पेपर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सीरीज लिखी हुई रहेगी, यहाँ पर आपका सेट लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं अभी जो आपको करवा रहा हूँ, ये सेट 3 करवा रहा हूँ। आपका जो बोर्ड का पेपर मिलेगा आपको, वो सेट 1 से लेकर के 4 तक कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। सेट 1 मैंने और 2 2 सेट करवा दिए हैं, ये तीसरा सेट करवा रहा हूँ। सेट 4 भी आपको जल्दी ही करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हर एक पेपर का अपना एक प्रश्न पत्र का कोड होता है, क्वेश्चन पेपर का कोड, जो यूनिक कोड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर के अंदर टोटल आपसे 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे चलूं तो शॉर्ट में हम लोग सामान्य निर्देश को कवर कर लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस को कवर कर लेते हैं। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कितने शब्दों में आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, अर्थात 3 खंडों के अंदर विभाजित होगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, और सेक्शन सी होगा बच्चों। सेक्शन ए जो होगा बच्चों, उसके अंदर टोटल आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, या 9 प्रश्न जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, 7 प्रश्नों को हल करना है। ये जो 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन ए के अंदर, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है, ये 30 से 50 शब्दों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 30 to 50 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का। अगर मैं आगे बात करूं आपसे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में बोला गया है कि आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा,
5 में से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी 3 प्रश्नों को हल करना है। और ये जो सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 3-3 नंबर वाला पूछा जाएगा। इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि 80 to 100 वर्ड के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है सेक्शन बी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जिसको हिंदी में आप खंड 100 भी बोलते हैं, इसमें से टोटल आपसे मतलब इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन को हल करना है, 3 प्रश्नों को करना है। और ये सेक्शन सी के अंदर आपसे 4-4 नंबर वाले 4 अंक वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनका जो आंसर आपको लिखना है ये 100 से 150 शब्द में होना चाहिए आपका आंसर, यानी 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आप अपना आंसर लिखेंगे बच्चों। यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आपको इसको रीड करना है तो कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाने का प्रयास किया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बच्चों। एक चीज यहाँ पर मैं और ऐड कर दूं, जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था बच्चों, ठीक है, तो मेरे पास जो फिजिकल एजुकेशन का आपका सब्जेक्ट है ये नहीं था, मेरे पास इसके लिए टूरिज्म था और जियोग्राफी वगैरह था। लेकिन फिर भी आज तक का जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा और अपनी तरफ से 100% दूंगा बच्चों आपको समझाने में, तो उसकी तो चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा बच्चों, ये जो वीडियो है ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश, चाहे आपके पास हिंदी मीडियम में हो फिजिकल एजुकेशन या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको मैं हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर आपसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सेक्शन ए में ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि मधुमेह को परिभाषित करना है, आपको डिफाइन करना है डायबिटीज को। आपने डायबिटीज का नाम बहुत सुना होगा, ये एक कॉमन बीमारी है भारत के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो डायबिटीज होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन समझिए बच्चों। देखिए, मधुमेह आमतौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है चयापचयी विकार है, यानी एक समस्या के रूप में जाना जाता है। जब शरीर के अंदर क्या होता है ना, लंबे समय तक रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह कहा जाता है इसको। यही चीज आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मतलब आपका जो ब्लड होता है ना, जो खून होता है, उसमें शुगर की मात्रा, ठीक है, जो चीनी की मात्रा जिसको आप कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, हम लोग को डायबिटीज हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे डायबिटीज लेवल और बढ़ सकता है वगैरह वगैरह। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न कि मोटापे को परिभाषित करना है आपको। जो मोटापा होता है ना, देखते होंगे कोई आदमी बहुत मोटा है, ठीक है, और कोई आदमी पतला है, तो मोटापा होता क्या है इसको आपको बताना है। तो देखिए, मोटापा कह लीजिए या फिर स्थूलता कह लीजिए, ठीक है, आजकल क्या हुआ ना, मोटापे पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। मोटापा जो है ना पूरे दुनिया की समस्या बन चुकी है। मोटापा जो होता है ना, शरीर की वह दशा होती है, मतलब इस टाइप से हो जाता है आपका बॉडी, जिसमें शरीर में वसा यानी कि फैट की मात्रा स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि शरीर का वह दशा, जब एक आदमी के अंदर क्या होता है ना, उसके भार का लगभग 20% या उससे अधिक बढ़ जाता है, मोटापा कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक मस्त सा ये हमारा एक आदमी है, मैं चित्र बनाता हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एकदम पतला सा आदमी है, या पतला कह लीजिए, नॉर्मल आदमी है, ठीक है। इसका वजन है कुछ 50 किलो, ठीक है, 50 kg इसका वजन है, ठीक है, 50 kg, ठीक है, इसका वेट है। मस्त एकदम बढ़िया आदमी है भाई, वेट के हिसाब से इसका वजन सही है। लेकिन यही आदमी कुछ टाइम बाद चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर खा करके मोटा हो गया। अब मोटा क्या हो गया, इसका जो हाइट है, हाइट तो इतना ही है, लेकिन इसका क्या हुआ, वजन बढ़ गया। वजन ऐसे बढ़ गया भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वजन एकदम देख रहे हैं ना, कैसा एकदम पतला सा सूखा सा आदमी था, और यहाँ पर आप देखिए ट्रांसफॉर्म कर लिया। जिम जाते हैं तो सब पतले होते हैं, ये भैया मोटे ही हो गए हमारे, ठीक है। तो ये मोटा आदमी है। मोटा आदमी में क्या होता है ना, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फैट बोले तो वसा आप कह सकते हैं इस तरह से। जब आपके चर्बी उर्बी बढ़ने लग जाता है ना, तो फैट उसके अंदर बढ़ता है हमारा। फैट होना अच्छी बात है, लेकिन फैट जब आपका 20% जो आपका वजन है टोटल, उससे 20% या उससे अधिक बढ़ जाता है ना, तब आदमी मोटा कहलाने लग जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से 2 नंबर में पूछ सकता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और जो आपको उत्तर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि जीवन शैली से संबंधित विकार क्या है, उन्हें आसनों की मदद से किस प्रकार रोका जा सकता है। मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या विकार मतलब प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है हमारे दैनिक जीवन में, यानी रोजमर्रा के जीवन में, और उनको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सा आपका योगा का आसन वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली आदमी को जीवन में, मतलब एक आदमी जो पूरा लाइफ अपना जीता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको मोटापा हो जाता है, डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम आने लग जाती है, हाई बीपी, लो बीपी वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है, पीठ दर्द, ये सब एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा जीवन शैली के अंदर संबंधित कह सकते हैं, जो विकार है ये एक आदमी के जीवन में आता है, प्रॉब्लम एक आदमी के जीवन में आता रहता है। अब हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से लिखना है आपको, 2 नंबर के लायक इतना ही लिखना है, थोड़ा बहुत और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बस शब्दों की सीमा का ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना था। वही अगर मैं आगे चलूं बच्चों, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि व्हाट आर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, हाउ टू स्टॉप देम विद द हेल्प ऑफ यूज में गो। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायबिटीज, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन। वैसे बैक पेन, पीठ दर्द वाला तो हमारा कटा हुआ है सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, और जो आंसर्स कुछ इस तरह से और लिखने हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है इस प्रश्न का। आगे अगर मैं चलूं अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। ध्यान से समझिए, चौथा प्रश्न क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका की विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। यानी कि आपको डिस्कस करना है डिटेल में कि जो योगा होता है उसका क्या रोल होता है हमें प्रॉब्लम से, यानी रोगों से बचाने के लिए। जो डिजीज होती है ना, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उससे कैसे योगा हमें बचाता है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर जीवन शैली संबंधित विकारों के प्रबंधन में सदैव योग के मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। यानी कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसके अंदर जो विकार होते हैं, विकार का मतलब याद रखिएगा बच्चों, विकार का मतलब हो गया आपका प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है या फिर क्या क्या समस्या आती है आपकी, क्या होता है समस्या। तो जो हमारा जीवन शैली संबंधित जो समस्याएं हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके अंदर जो योग होता है ना बच्चों, आपका योगा होता है। क्या होता है? योगा, योगा होता है इस तरह से, है ना, एक मिनट, हाँ योगा। ठीक है, योगा जो होता है ना बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास शामिल होता है। योगी की जीवन शैली एक समग्र कला एवं विज्ञान है जिसमें अभ्यास द्वारा तनाव प्रबंधन, ठीक है, चयापचय का सामान्य होना, ठीक है ना, शिथिलीकरण, कल्पना शक्ति में वृद्धि तथा प्रचलित रोगों जैसे कि मधुमेह हो गया, हाई ब्लड प्रेशर आदि को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब यह है, इतने में मोटा मोटा यही समझा रहा है कि जैसे जैसे योग आप करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, विकार होता है, उससे आपको समाधान मिलेगा योग करने से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको लिख देना है, काफी ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपरों में आ रखा है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको फुल फॉर्म लिखना है एसपीडी एंड एएसडी का। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो एसपीडी क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए एसपीडी होता है हमारा संवेदी प्रसंस्करण विकार, यहाँ पर आप जिसको कह सकते हैं, और एएसडी जो होता है हमारा वो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इस तरह से हिंदी मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी एंड एएसडी, तो आंसर यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उनको बता दीजिए कि सर टर्म 2 के लिए एकदम आ गए हैं,
एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड कर दूँ, आपको जैसे कि पता होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से काफ़ी फाइन हो गया हूँ। लगभग मान सकते हैं आप 98% में ठीक हो चुका हूँ। 2% थोड़ा सा है, बट 98% है। तो वही जोश और उत्साह के साथ कल से हमारा वीडियो आना शुरू हो जाएगा। कल 1 तारीख है, तो कल आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 वीडियो आपको मैं दे दूं सैम्पल पेपर का। तो टोटल हमारा हो जाएगा 5 सैम्पल पेपर फिजिकल एजुकेशन का। और अगर आप डिमांड करेंगे कि सर टिप वाला वीडियो भी लाइए, तो वो वीडियो भी ला दूंगा, टिप्स वाला। तो ये हो गया हमारा फिजिकल की तैयारी। बच गया हमारा कौन सा, हिस्ट्री। जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है इस तरह से, तो हिस्ट्री के लिए हमारा 10 जून को हिस्ट्री आपको पता है, तो 2 तारीख को हमारा फिजिकल खत्म हो जाएगा। तो 2 से लेकर 10 तक हमारा पूरा का पूरा एक सीरीज चलेगा हिस्ट्री के लिए, जिसमें मैक्सिमम सैंपल पेपर्स में आपको कवर करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा कवर कराने का। ठीक है, तो इस तरह से तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए भाई। वीडियो जितना लाइक रहेगा ना वीडियो पे, उतना मैं देखता हूँ ना वीडियो का लाइक, तो भाई मोटिवेशनल जो हमारा लेवल है ना, ये एकदम ऊपर छप्पर फाड़ के चला जाता है। 1000% एकदम मोटिवेशन आ जाता है। अगर आपका 10 लाइक होता है ना, तो मोटिवेशन लेवल 1000 पे चला जाता है। अगर आप 100 या फिर 200 500 1000 लाइक कर देते हैं ना, तो सोचिए भाई अनगिनत इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि सोचते हैं भाई बच्चों के लिए करना है तो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें। खैर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, वापस से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के बीच उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अंतर्मुखी में क्या होता है, कमजोर आत्मविश्वास होता है, उदासीन होता है आदमी, शांत होता है। और वहीं अगर हम बहिर्मुखी की बात करें, तो इसमें आत्मविश्वास होता है, मतलब मोटिवेशन होता है, ऊर्जावान होता है, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, जिंदा दिल आदमी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलूं तो यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आंसर लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, इसका लक्ष्य लिखो। प्राथमिक चिकित्सा बोले तो फर्स्ट एड जो आप दिया जाता है आपको, वही है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो रोगी या घायल व्यक्ति को आपातकालीन व दुर्घटना के समय डॉक्टर के आने से पहले बीमार रोगी या घायल को दर्द से आराम देने के लिए दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक आदमी है मान लीजिए, ठीक है, ये मस्त एक आदमी है। ठीक है, इसको क्या हुआ, चोट लग गया। ठीक है, चोट लग गया तो एकदम से हम लोग इसको फर्स्ट एड देंगे। होता है ना, जैसे मान लीजिए घर में आप लोग है, घर में क्या होता है, बुखार हो गया, तो मम्मी को बोलते हैं मम्मी बुखार हो गया, तो मम्मी बोलती है अरे बुखार हुआ है, चलो फर्स्ट एड देते हैं, मतलब प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो उसको पैरासीटामोल दे दो, भाई ले तेरे को बुखार है, ले पैरासीटामोल खा ले। फिर देखते हैं कि पैरासीटामोल से अगर ठीक हो गया तो अब तो सही है, चल ठीक है। लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे चल के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर होता है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है वो घायल हो जाता है, तो पहले उसको ग्राउंड के अंदर ही फर्स्ट एड दिया जाता है, नॉर्मल जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। देन अगर वहां से ठीक हो गया तो खेलो भाई, अगर वहां से ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद दोबारा से उसको डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। तो यही चीज होता है हमारा, ठीक है ना। तो दर्द वगैरह को आराम देने के लिए ये सब किया जाता है हमारा। उसी प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या होता है कि भाई जान बच जाए उसकी तो पहले। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या बोलते हैं, भाई इसका खून रोको, खून रोको, फर्स्ट एड देते हैं, इसको पट्टी लगाओ। तो इससे इसका क्या मतलब है, प्राथमिक चिकित्सा का मेन एम क्या होता है, वो होता है जान बचाना, टू प्रिवेंट लाइफ। ठीक है ना। उसके हिसाब से आगे चलें तो अगला है बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना, यानी कि बीमारी जो भी है या उसको जो भी दर्द हो रहा है उससे आराम हो उसको। अगला है घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूछेगा कि राइट द गोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर डेफिनेशन समझ लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो गोल होता है, इसका गोल क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। गोल होता है फर्स्ट एड का टू प्रिवेंट लाइफ, ठीक है ना, जो उसकी बीमारी है उससे बचाना। और इस तरह से यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन की प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लक्ष्य बताइए। देखिए यही क्वेश्चन आपसे छोटे में भी पूछ सकता है, स्मॉल में भी पूछ सकता है, और लार्ज वाले यानी कि बड़े नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है, मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन आपको।
तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा, ये कह लीजिए प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लक्ष्य क्या होता है कि उसको क्या करना, जान बचाना, उसकी बीमारी से, दर्द से आराम दिलवाना, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश की जाती है, दोबारा से उसको क्या किया जाता है, रिकवर करने की कोशिश की जाती है, दोबारा से उसकी बॉडी में एनर्जी लाने की कोशिश की जाती है। फास्टली जो मेडिकल चीज़ें हैं या कह लीजिए चिकित्सा उपलब्ध करवाना, यानी तेज गति से उसको चिकित्सा या कह लीजिए मेडिकल एड जो होता है ना, ये प्रोवाइड करवाना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे अगर मैं चलूँ अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न कि अक्षमता और विकार में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है और इस तरह से आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से और ऐड करके लिखना है। यहाँ पर आप आंसर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। आगे अगर मैं चलूँ इंग्लिश मीडियम में बताऊँ तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग सेक्शन ए कवर कर चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी है हमारा, जिसको हिंदी में आप खंड ब भी बोलते हैं। सेक्शन बी के अंदर ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे 3-3 नंबर वाले या 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 3 मार्क्स वाले, ये पूछे जाएंगे और उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अभी तक हमने 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस किए, अब हम लोग 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव को लिखना है आपको। तो देखिए जो हमारा मांसपेशी संस्थान होता है ना, उस पर व्यायाम के क्या प्रभाव होते हैं उसको आपको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मांसपेशीय अतिवृद्धि होती है, लगातार व्यायाम करने से जो पेशी आकार होता है उसमें वृद्धि होता है, मसल हाइपोथेरोपी जो भी होता है, ठीक है, थेरेपी जो भी है। उसके बाद अगला है कि कोशिका नलिकाओं का निर्माण होता है हमारा, और फिर यहाँ पर और चीजें भी आप देख सकते हैं, थकान में देरी आती है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं बच्चों, अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछता है तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे 3 नंबर में, ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं चलूँ, यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, ठीक है, कि राइट द इफेक्ट्स ऑफ मसल एक्सरसाइज ऑन मसल मास। ठीक है, तो राइट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल मास। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने आंसर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के विस्थापनों को समझाना है। तो देखिए जोड़ों का विस्थापन, ठीक है ना, जो हमारी जॉइंट्स होती है ना, उनका विस्थापन क्या होता है। देखिए जोड़ों का विस्थापन या डिस्लोकेशन एक मुख्य चोट होती है, वास्तव में यह जुड़ी हुई होती है अस्थियों के जोड़ से। जोड़ की सतहों का विस्थापन होता है। विस्थापन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे शोल्डर का हो गया इस तरह से, तो इनका विस्थापन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र वगैरह दिया हुआ है। नीचे चले तो अगर 2 टाइप देखें तो यहाँ पर एक है आपका निचले जबड़े का विस्थापन होता है एक तो हमारा, और एक होता है कंधे के जोड़ का विस्थापन। ठीक है ना, जो हमारा शोल्डर होता है ना, उसका जॉइंट के अंदर जो मतलब उसके अंदर विस्थापन हो जाता है। तो देखिए कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इस चोट में जो हमारा ह्यूमरस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चित्र की मदद से आपको दिखाया हुआ है, ये देखेंगे तो ये हमारा जो कंधा होता है ना, शोल्डर, उसका जॉइंट है। तो सडनली मान लीजिए हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉइंट होता है। हमारी हड्डियों में बहुत तरह की जॉइंट होते हैं, जैसे हमारे घुटनों में जॉइंट होता है, ठीक है, साथ ही साथ हमारी गर्दन में जॉइंट है, हमारे जो मुंडी है यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा खोपड़ी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉइंट है। ठीक है, उंगलियों में जॉइंट है। तो यहाँ पर बोला है कि कंधों का जो जॉइंट होता है ना, उसके अंदर आपको दिक्कत देखने को मिलेगा जब अचानक से मान लीजिए कोई पक्का वाली जगह है या कोई ईंट वाली जगह है, वहां पर आप अचानक से गिर जाते हैं कंधे के बल, तो कंधे का जॉइंट क्या है, खिसक जाएगा, जिससे कि यहाँ फ्रैक्चर आने का खतरा है। ठीक है, डिसलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते चलना है। जॉइंट डिसलोकेशन इज अ मेजर इंजरी, इन फैक्ट इट्स कनेक्टेड, there is a displacement of a surface of the joints of the bones, the displacement are
ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो डिसलोकेशन ऑफ द लोअर जॉइंट हो सकता है हमारा, लोअर जॉ हो सकता है, सॉरी, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोमल ऊतकों की चोटें क्या है, खेलों में इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोमल ऊतकों की चोटें हैं, त्वचा, मांसपेशियां, स्नायु बंध एवं ऊतकों में लगने वाली चोटें को कोमल ऊतक चोटें कहते हैं। और बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले अच्छी तरह से गरमा सकते हैं, ठीक है ना। और उचित अनुकूल करना, यानी कि उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना। नियमित रूप से प्रैक्टिस करना, और जो भी चीजें हैं, थकावट वगैरह अगर आ रही है आपको तो आप खेल में भाग ना लो। तो इस तरह से चोट से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो इंजुरी से वगैरह बचने के लिए इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, हाउ कैन आई अवॉइड देम इन स्पोर्ट्स, खेलों में कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो आंसर जो आपको लिखना है बच्चों, कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आगे चले तो बचाव के लिए या रेस्क्यू के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन कि आइसोमेट्रिक व्यायाम से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, आइसोमेट्रिक व्यायाम जो है ना, ये आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और समान, ठीक है ना। मैट्रिक लंबाई, अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, इसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना। व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है, ये जो व्यायाम है ना, इसको कहीं पर भी आप कर सकते हैं। एवं इनमें कम उपकरण व समय की आवश्यकता होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में यह व्यायाम सहायक होते हैं। इसमें आपको ज्यादा मशीन भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और कम टाइम में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से पुशअप मार रही है लड़की, ठीक है, या इस टाइप से आप देख सकते हैं व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो व्यायाम के आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, ये जो चित्र देख पा रहे हैं, ये इसी के एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, आंसर हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, ठीक है। आगे चलूं, यही अगर चित्रों की सहायता से समझाने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन की अस्थि भंग के प्रकार लिखें तथा किन्हीं 3 के बारे में संक्षेप में लिखना है आपको। अस्थि भंग की चोटों के विभिन्न प्रकार निम्न है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है हमारा, फिर होता है कंपाउंड फ्रैक्चर होता है हमारा, फिर होता है जटिल अस्थि भंग यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से लिखना है, इनको एक्सप्लेन भी करना है, ध्यान रखिएगा, तभी आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। आगे अगर हम लोग चले तो हमारा सेक्शन जो बी था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड 100 भी बोलते हैं। इसमें हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको इंग्लिश में आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है मोटापे से संबंधित। अभी हमने मोटापे के बारे में डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन, लेकिन वो छोटे में दे रखा था, यानी कि छोटे क्वेश्चंस में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ रखा था। ये पूछा है मोटापा आपका 4 नंबर में। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपका एक ही क्वेश्चन जो होता है ना, 2 सेक्शन के अंदर आ जाता है। 4 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये आपके लिए क्या होता है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दीजिए, और ये 4 नंबर में पूछा है तो इसको लॉन्ग में एक्सप्लेन करना है, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही क्वेश्चन पूछा है हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि मोटापे को परिभाषित कीजिए और मोटापे को कम करने में मदद करने वाले किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेतों का वर्णन करना है। पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखिए, मोटापे के बारे में मैंने आपको बताया ही कि आज पूरी दुनिया लड़ रही है, फैट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मोटापा आ जाता है, ठीक है।
जो नॉर्मल भार होता है, यानी कि नॉर्मल जो वेट होता है ना आदमी का, उससे 20% वेट अगर उसका एक्स्ट्रा हो जाए या उससे अधिक उसका वेट हो जाए तो मोटापा कहलाने लगता है। मोटापा मुख्यतः दो यहाँ पर देख सकते हैं, मोटापे के दो मुख्य कारण है हमारे खान पान की गलत आदतें तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा तभी मोटापा आने लग जाता है, ठीक है ना। मोटापे के आने से स्वास्थ्य की जोखिम का कारण बढ़ जाता है, हमें हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, थायराइड का खतरा बढ़ने लग जाता है मोटापे के आने से। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको अपने आंसर लिखते हुए चलना है, ठीक है। कोशिश करना है 4 नंबर के लायक आंसर लिखने का, तो थोड़ा ज्यादा आंसर आपको लिखना है, शब्दों की सीमा का ध्यान रखते हुए अपने आंसर आपको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है कि अक्षमता के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो अक्षमता बोले तो यहाँ पर डिसेबिलिटी जो होता है ना, इस टाइप से चीज है, वही है। यहाँ पर डिसेबिलिटी जो होता है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, अक्षमता मतलब डिसेबिलिटी, कोई आदमी डिसेबल है, जैसे मेंटली डिसेबल होता है, फिजिकली डिसेबल होता है, तो क्यों होता है, तो क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपका पहले भी करवा रखा है कि पहला हो सकता है आनुवांशिक कारण से, यानी जेनेटिक रूप से वो डिसेबल हो, ठीक है। उसके बाद है अगला, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटली डिसेबल भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकता है वो डिसेबल। उसके बाद क्यों हो सकता है, तो कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि एक्सीडेंट और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है इससे भी वो हो सकता है, ठीक है। कुपोषण जो होता है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुपोषण जो होता है उसके कारण भी आदमी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई बीमारी जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर वगैरह, इस कारण से भी चीजें आप लिख सकते हैं, इलनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा था हिंदी में और इस तरह से आंसर आपको लिखना था। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल्स द कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जेनेटिक कॉज हो सकता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है हमारा। उसके नीचे अगर मैं चलूँ तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। कुपोषण जिसको आप कह सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन जिसको आप कह सकते हैं, ये हो सकता है। पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको सब हेडिंग्स बता रहा हूँ। इलनेस यानी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले दो सैंपल पेपर कराए, उसके अंदर भी रिपीट किया, मतलब बताया आपको, और इसमें भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो वही चीज है कि अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 आसनों की सूची बनाइए और प्रत्येक के 2 लाभ लिखने हैं। अस्थमा से कैसे आप बच सकते हैं, तो अस्थमा से हम लोग बचने के लिए योग कौन कौन सा कर सकते हैं, सुखासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, गोमुख आसन कर सकते हैं, पर्वतासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं और मत्स्यासन कर सकते हैं। ये सारे आसन करने कैसे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आसनों के बारे में या चित्रों की सहायता से समझा रखा है कि ये आसन आपको करने कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझ लीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पूछेगा कौन कौन से आसन कर सकते हैं तो इस तरह से ये लिख दीजिएगा आसनों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिलहाल पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है कि सुखासन, चक्रासन, ठीक है, गोमुख आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, जो भी आसन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और चित्र भी ये देख लीजिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से चित्र रहेगा आपका। और आगे अगर मैं चलूं 18वें क्वेश्चन पे, तो 18वां क्वेश्चन पूछा है कि गति के प्रकारों को समझाना है। तो देखिए गति के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला हो सकता है प्रतिक्रिया गति योग्यता, दूसरा हो सकता है त्वरण गति योग्यता, तीसरा हो सकता है लोको मोटर गति योग्यता, फिर हो सकता है क्रिया गति योग्यता, और फिर हो सकता है गति सहनशीलता, ठीक है, जिसके अंदर थकावट की स्थिति में किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा 4 नंबर में, तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है, ये आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन, जो हमारा मोशन होता है ना, गति, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर किस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो हमारा ये सैंपल पेपर था फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 3 ये समाप्त होता है बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे अगर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन दबा करके। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको क्या करना है आपको प्रेस करके सब्सक्राइब जैसे ही कर लेंगे तो बेल का आइकन शो होगा, इसको प्रेस करके आपको क्या करना है ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे द्वारा जितने भी आपका टर्म 2 से संबंधित वीडियो डालने वाले हम लोग तो उसका नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा, जिससे कि आपकी टर्म 2 की तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।